बायोटेक ने तय किया रेट, राज्यों को 600 और केंद्र को 150 रुपए में कोवैक्सीन। जम्मू कश्मीर में लगाया गया वीकेंड लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हुआ फैसला। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सबसे ज्यादा 357 मौतें, 24,103 नए केस आए सामने। और चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट, एक दिन में सामने आए 14,281 नए केस। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे। कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर राज्य और केंद्र के बीच सियासी बयानबाजी चल रही है और इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के बाद अब भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के दाम भी तय कर दिए हैं। आपको बता दें कि निजी अस्पतालों को कोवैक्सीन 1200 रुपए में और राज्यों को 600 रुपए में मिलेगी। ये भी बता दें कि शनिवार को भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन के दाम तय कर दिए, जिसके मुताबिक राज्य सरकारों को ये वैक्सीन 600 रुपए और केंद्र सरकार को 150 रुपए और निजी अस्पतालों को 1200 रुपए में दी जाएगी। आपको बता दें कि एक्सपोर्ट ड्यूटी की कीमत 15 से 20 डॉलर रखी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के दाम तय किए गए थे और यहाँ कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तुलना करें तो भारत बायोटेक की वैक्सीन महंगी है। और इस बीच निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड की कीमत 600 रुपए है और यहाँ राज्यों के लिए 400 रुपए है, और जबकि कोवैक्सीन निजी अस्पतालों को 1200 रुपए और राज्यों को 600 रुपए में मिलेगी। अब आपको ये बता दें कि भारत बायोटेक का कहना है कि सरकार के निर्देश के मुताबिक हमने कोवैक्सीन डोज की कीमतों की घोषणा की। राज्य सरकार के प्रति डोज 600 रुपए और निजी अस्पतालों के प्रति 1200 रुपए प्रति डोज दिया जाएगा। उधर दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल उन अस्पतालों में शामिल है जहां पर कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने और तत्काल सप्लाई के लिए महाराजा अग्रसेन अस्पताल में दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका लगाई है। आपको बता दें कि महाराजा अग्रसेन के अलावा 3 और अस्पतालों में भी याचिका लगाई है। यहाँ हाई कोर्ट में महाराजा अग्रसेन अस्पताल के अलावा जयपुर गोल्डन सरोज अस्पताल, बत्रा हॉस्पिटल में भी याचिका लगाई गई है और यहां हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन टैंकरों की खरीद के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। हम दोनों सरकारों के अधिकारियों से बातचीत और समन्वय की उम्मीद करते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम सभी ऑक्सीजन सप्लायर्स को निर्देशित करते हैं कि वो दिल्ली के अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन का पूरा विवरण उपलब्ध कराएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को राज्य में लोहे और इस्पात उद्योगों को बंद करने के आदेश जारी किए ताकि मेडिकल इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन को प्रयोग में लाया जा सके। आपको बता दें कि इसी के साथ ही उन्होंने शनिवार को सुबह अमृतसर के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 6 मरीजों की मौत के मामले की जांच के आदेश देते हुए ऑक्सीजन की कमी से पैदा हुए संकट के मद्देनजर तुरंत राज्यों और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने यहां अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर को हादसे की जांच के आदेश दिए और इसी के साथ ही उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल में हुई मौतों के बारे में तथ्यों पर आधारित जांच करने और मौतों का कारण पता लगाने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा कि पहली नजर में लगता है कि अस्पताल ने सरकार के उन आदेशों का उल्लंघन किया जिसके तहत ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे सभी प्राइवेट अस्पतालों को अपने मरीज सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसफर करने को कहा गया था। उधर हरियाणा के अंबाला में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चौक चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे ठप पड़े हैं। आलम यह है कि कैमरों के लिए लगाए गए डीवीआर धूल फांक रहे हैं और यहां कई कैमरों को पेड़ पौधे ने घेर भी लिया है और इस बीच आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। और यहां वहीं शहर के मुख्य चौराहे पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों ने अब इन कैमरों को दुरुस्त करवाने के लिए आला अधिकारियों को सूचना दी है। बता दें कि इस इलाके में पिछले महीनों में कई वारदात हुई जिसके दिन दहाड़े अंबाला को थर्रा दिया
और ऐसे में बताया जा रहा है कि शहर के व्यस्त कालका चौक पर दिन दहाड़े बदमाशों ने एक गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 लोगों को मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों तक पहुंचने के लिए आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की सोची, लेकिन पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के कुछ तब मिलता अगर सीसीटीवी कैमरे चालू होते। आपको बता दें कि चुराहों पर सीसीटीवी कैमरे ठप पड़े हैं और ये पूरा मामला हरियाणा के अंबाला का बताया जा रहा है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन अलर्ट है और इसी बीच यहां सीसीटीवी कैमरे ठप पड़े हैं। बताया जा रहा है कि अगर सीसीटीवी कैमरे ठप पड़े हैं तो आखिर सुरक्षा व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चलेगी। इनकी लिस्ट में शिकायत हो रही है कि वहाँ ठीक करने के लिए तैयारी चल रही है। बाकी ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे, अफसरों के नॉलेज में है तो कार्रवाई जारी है। सर, शहर में सीसीटीवी कैमरे हर चौक चौराहों पर लगाए हैं, लेकिन वो बंद पड़े हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ये हो सकता है कि किसी कारण से टेक्निकल पॉइंट के हिसाब से कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ गया हो, लेकिन आप ये मेरे संज्ञान में लेके आए हो, हम इनको चेक भी करते रहते हैं और अब करा भी लेंगे। तो 100 करोड़ की वसूली मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इसी के लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए ताकि पता लग सके कि भ्रष्टाचार कहां तक फैला है। देखिए, हाईकोर्ट का आदेश था जिसके हिसाब से सीबीआई ने ये कार्रवाई शुरू की है। मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई की ये पूरी कार्रवाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होनी चाहिए। मुंबई पुलिस में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर अंदर तक है और इस भ्रष्टाचार के जो हाथ पैर हैं कहां तक फैले हैं और कौन कौन से लोग इससे जुड़े हैं, निश्चित तौर पर एक बार इसकी जांच होनी ही चाहिए और ईमानदारी से होनी चाहिए। अब अनिल देशमुख जी के ऊपर जो आरोप लगा था उन आरोपों की जांच हो रही है। उसके साथ साथ क्या ये पूरे भ्रष्टाचार का जो प्रकरण है इसकी पहुंच और भी जगह पे है क्या और कहां पे है, इसका भी पता लगाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर एक महाराष्ट्र सरकार के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था उस आरोप का जवाब देने के लिए, उस आरोप पर सफाई पेश करने के लिए यह जांच को स्वीकार करना पड़ेगा और निश्चित तौर पर जांच के बाद पता चले कि कम से कम मुंबई पुलिस में कौन कहां किस तरीके से अंदर तक इस भ्रष्टाचार में शामिल है और उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति की विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड कार्रवाई नहीं लगनी चाहिए। उधर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर प्रदेश के 4 कैटेगरी में 9 पंचायतें सम्मानित हुई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाने का जो प्लान बनाया था उसे 24 अप्रैल 2020 को 8 अलग राज्यों में इम्प्लीमेंट किया गया था और इसी के अलावा उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर बताया कि जो भी दवाइयों की कालाबाजारी करेगा उन पर नजर रखी जाएगी। यहाँ जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर सिर्फ जुर्माना नहीं लगाया जाएगा बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कई मेडिकेशंस की और कई एसेंशियल आइटम्स की ब्लैक मार्केटिंग की चर्चा और उनकी रिपोर्टिंग निरंतर हो रही है। लोगों ने होल्डिंग शुरू कर रखी है, चाहे ऑक्सीजन टैंक्स की हो, चाहे वो आपकी रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की हो। उसके लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स के तहत हम ये डायरेक्शन अब इशू करेंगे कि अगर कोई इस तरह की होल्डिंग करता पकड़ा जाता है तो उसको फाइन नहीं, उसका अरेस्ट करके उसके खिलाफ इस एक्ट के माध्यम से सख्त कार्रवाई हो कि हरियाणा प्रदेश में इस तरह की जो दिल्ली में खबरें आ रही है ऐसी कोई भी किसी भी एसेंशियल आइटम्स की। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह होती जा रही है और ऐसे में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया और जिसके चलते प्रदेश शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 59 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन प्रभावी रहा। इसका असर मुरादाबाद जिले में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि इस दौरान सिर्फ अति आवश्यक सेवा यानी मेडिकल, पुलिस और बंदिश के साथ सरकारी परिवहन सेवा को छोड़कर बाकी लोगों पर सख्ती बरती जा रही है। हालांकि कोरोना कर्फ्यू के दौरान अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए आने जाने वाले व्यक्तियों को छूट मिलेगी और यहां प्रदेश में शुक्रवार की रात 8 बजे से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। कहाँ से आ रहे हैं? तो कैसे आए हैं? चुनाव ड्यूटी के लिए। अच्छा, तो फिर अब तो कर्फ्यू है तो सवारी वारी कोई नहीं मिल रही यहाँ से?
अच्छा, तो आज से जो है वीकेंड लॉकडाउन है, तो कितना ज़रूरी आप मानते थे, कितना ज़रूरी है? सर चुनाव ड्यूटी है तो हाँ तो बहुत जरूरी था मेरा। अच्छा, और वैसे वीकेंड लॉकडाउन आपको लगता है कितना ज़रूरी है? ये बहुत जरूरी है। केसेस बढ़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? अभी चुनाव ड्यूटी से आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि तो सही है कि लॉकडाउन हो जाना चाहिए, जो इतने केसेस बढ़ गए हैं हद से ज़्यादा। उधर कोरोना मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है और साथ ही उन्होंने घोषणा की कि हरियाणा में 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। यहां 28 अप्रैल से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू भी किए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए हैं और यहां ऑक्सीजन के बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि 180 मीट्रिक टन की मांग उनकी तरफ से रखी गई थी, लेकिन अब तक 162 मीट्रिक टन की मंजूरी मिल चुकी है और अब यहां हरियाणा सरकार केंद्र से 200 मीट्रिक टन की मांग और करेगी। साथ ही उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि 6 बजे के बाद बाजार बंद करने के लिए प्रशासन को कहा गया है और यहां गैदरिंग में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। सीएम ने जोर देते हुए कहा कि 2.5 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री की सेहत पूरी तरह ठीक न होने के बावजूद वो कोविड की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ लॉकडाउन की आशंकाओं पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन के बारे में विचार किया जाएगा और अगले 2 दिन बाद इस तरफ की फिर एक बैठक की जाएगी और इसी की तरह मौजूदा हालातों के हिसाब से बड़ा फैसला लिया जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ तो कैसे आए हैं? ट्रेन से है चुनाव ड्यूटी के लिए। अच्छा, तो फिर देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रही है और कई अस्पतालों में कुछ घंटे का ऑक्सीजन स्टॉक है, जबकि कुछ स्थानों पर अंतिम वक्त में ऑक्सीजन पहुंचा है। आपको बता दें कि दिल्ली के कई अस्पतालों की ओर से सरकार के सामने जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाने की गुहार लगाई जा रही है। वहीं बात दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल की करें तो वहां ऑक्सीजन की भारी किल्लत को लेकर अस्पताल के चेयरमैन DS राणा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जैसे हालात बाकी हैं वैसे अस्पतालों के वैसे ही हालात यहाँ भी हैं। गंगाराम हॉस्पिटल की स्थिति भी वैसी गृह में जो है बाकी जगह है। यहाँ भी हम रात 12 बजे से लेकर अभी तक अब लड़ रहे हैं। पेशेंट जो वेंटिलेटर पे उनको मैनुअली वेंटिलेशन कर रहे हैं। एक कब तक चलेगा ऐसे? हमें रात को सिर्फ 500.5 थाउजेंड वाली 500 ऑक्सीजन दी थी उन्होंने और सुबह फिर थोड़ी सी 1.5 और दी। तो इतने क्यूबिक मीटर से हम ऑक्सीजन हमारे वेंटिलेटर चल ही नहीं सकते हैं। बड़ा क्राई करके अभी 11 बजे और दिए 1.5। इससे हम वेंटिलेटर तो कर सकते हैं जो पेशेंट थोड़ी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो जिन पेशेंट को वेंटिलेटर पर लगे हैं वो फिर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन हम अपने आप कर रहे हैं मैनुअली, और मैनुअली 12 घंटे से वेंटिलेशन कर रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं और कब तक ये सीन चलेगा? जब हम सरकार को पूछ रहे हैं, उनके जो अधिकारी हैं जिनको उन्होंने नोडल ऑफिसर बनाया उनसे पूछते हैं, वो हमेशा एश्योरेंस देते हैं अभी आ जाएगी, अभी दे रहे हैं, थोड़ी सी अभी दे देंगे। अभी भी आपके सामने भी कहा कि नहीं थोड़ी देर के होगा 1.5 हमें और देंगे, उससे उतनी देर में 1.5 खत्म हो जाएगी। हमें रिजर्वायर चाहिए मिनिमम 3000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन का, तभी हमारे वेंटिलेटर चल पाएंगे और उसको टॉप अप करते रहें। वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है 9। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANP न्यूज़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या नगरी में कोरोना महामारी के चलते राम मंदिर के निर्माण की गति धीमी हो गई है। हालांकि नींव के फील्ड मटेरियल से 1 फुट मोटी 44 लेयर तैयार करने का काम चल रहा है और इसी के साथ ही जानकारी मिली कि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यहाँ ये बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महामारी से पूरा देश प्रभावित है। यहाँ लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से निर्माण का सामान नहीं पहुंच पा रहा और इसी के साथ ही 3 साल में मंदिर के निर्माण पूरा करने के लक्ष्य पर भी असर पड़ रहा है और यहाँ ट्रस्ट
के महासचिव चंपत राय के मुताबिक इस समय कोरोना से भयावह की स्थिति बनी हुई है। लोगों की मौतें हो रही है और ऐसे में मरीजों की संख्या में रोजाना बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और ऐसे हालात में जब लोगों को इससे लड़ने के लिए प्रभु राम से प्रार्थना करनी चाहिए। और ऐसे में मंदिर निर्माण कार्य में लगी तकनीकी टीम के इंजीनियर और कारीगर फिलहाल कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं। बताया जाए कि कोरोना महामारी की वजह से अभी मंदिर परिसर में आम लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। और यहाँ दरअसल चंपत राय ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है और ऐसे में हमें भी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अयोध्या के राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन का एक प्लांट भी लगाया जाएगा। देखो, कोरोना महामारी ने सारे भारतवर्ष के चक्र को बाधित किया। फिर से लॉकडाउन, कर्फ्यू, भिन्न भिन्न प्रकार की दुकानों को खोलने के लिए टाइमिंग, रोटेशन, स्कूल, कॉलेज, क्लासेस सभी बाधित हुई हैं। तो इसके कारण ट्रकों का परिचालन भी बाधित हुआ होगा। जहां से गिट्टी आती है, मोरंग आता है, वहां भी जरूर कुछ न कुछ समस्याएं आई होंगी। और ये जो महामारी आई है, प्राकृतिक आपदा, ये आपदा है, ये मनुष्य जनित नहीं है। तो इसके कारण चूंकि सारा चक्र बाधित हुआ है, टूटा है, उतने ही परिमाण में कुछ असर पड़ा होगा। नहीं तो वहां कार्य रीफिलिंग, बैक फिलिंग का कार्य चल रहा है। थोड़ा गति कम ज्यादा, वो रुका नहीं है। अच्छी खुशी की बात यही है कि साइट पर काम करने वाले मजदूर, अन्य लोग अभी पूर्ण स्वस्थ हैं और आशा करते हैं भगवान उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। कार्य निरंतर चल रहा है। सर, देश में बढ़ते कोविड संक्रमण मुक्त बनाने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक साधु संत श्री अनुष्ठान के माध्यम से प्रयासरत हैं। ऐसे में अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने सरयू में अर्धनग्न खड़े होकर अयोध्या अनोखा अनुष्ठान किया। बताया जा रहा है कि अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कोरोना मुक्त भारत बनाने के लिए सरयू जल में लगभग 1 घंटे अर्धनग्न खड़े होकर वाल्मीकि रामायण और हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ किया। और इसी के हिसाब से बताया जा रहा है कि सरयू में 1008 डुबकियां भी लगाई गई। वैश्विक महामारी कोविड-19 को समूल विनाश करने के लिए आज मैंने अर्धनग्न अवस्था में सरजू जी में खड़े होकर के वाल्मीकि रामायण का जो मूल 100 श्लोक में जिसमें संपूर्ण रामचरित है उसका पारायण किया और संकट मोचन हनुमान जी को जो है आराधना हनुमान चालीसा पढ़ करके, और यह वैश्विक महामारी कोविड-19 समाप्त हो और देश विरोधी विचारधारा समाप्त हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर उन्नति कर रहा है। देशवासी मोदी जी पर विश्वास करें, क्योंकि विपक्ष के भ्रम फैलाने पर कुछ लोग मोदी जी के प्रति संदेह करने लग गए हैं। तो मैं एक धर्माचार्य के नाते, एक देशभक्त के नाते सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा कुशल नेतृत्व देश को सदियों के बाद मिलता है, इसलिए देशवासी मोदी जी पर विश्वास करें और मोदी जी निश्चित रूप से देश की हर समस्या को दूर करेंगे। और यह वैश्विक महामारी जो कोविड-19 कहते हैं, दवा और दुआ दोनों चाहिए। तो दवा चल रही है और दुआ के लिए हम धर्माचार्यों का जो कर्तव्य है, अनवरत पूजा पाठ कर रहे हैं। आज जो है ये ब्रह्मास्त्र के रूप में, क्योंकि भगवान श्री राम जो है तो सरजू के प्रति, इसी सरजू जी में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अयोध्या वासियों को लेकर के और विलुप्त हो गए थे। इसलिए सरजू जी की बहुत महिमा है। कहते हैं कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे तुलन तुलसीदास। इसलिए सरजू जी में खड़े होकर के आज जो हमने हनुमान चालीसा और वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का पाठ किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वैश्विक महामारी भी समाप्त होगी और राष्ट्र की एकता अखंडता अक्षुण्ण रहेगी, देश विरोधी विचारधारा भी खत्म होगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री
मथुरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर प्रत्याशी गठजोड़ में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनावों में वोटरों को लुभाने के लिए शराब भी पिलाई जा रही है और ऐसी ही शराब पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। आपको बता दें कि राय पुलिस ने 30 पेटी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और बीजेपी समर्थित प्रत्याशी द्वारा थाने पहुंचकर राष्ट्रीय लोकदल के समर्थित उम्मीदवार पर चुनावों में वोटरों को लुभाने के लिए शराब मंगाने का आरोप लगाया गया और यहां जमकर हंगामा भी किया गया। वहीं बताया जा रहा है कि विरोध उम्मीदवार की षड्यंत्र बताया जा रहा है। मुकेश के यहाँ से पकड़ी गई है, जो 4 अपराधी पकड़े गए हैं, उसको लोकदल का उम्मीदवार है, उसका भाई उन अपराधियों की तीमारदारी कर रहा है, पानी पिला रहा है, चाट खिला रहा है और थाने में अंदर बेखौफ होकर के। तो प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? हमें एसओ साहब से बात की है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। विगत कुछ दिनों से इनको भाजपा प्रत्याशी श्री विवेक चौधरी जी को और इनके पिताजी पूर्व विधायक चौधरी प्रणतपाल सिंह जी को ये आवास, ये एहसास क्षेत्र की सम्मानित सरदारी के द्वारा पता चल गया कि हम बुरी तरीके से निश्चित रूप से हार रहे हैं और ये उस हार के खौफ के कारण अब ये गुंडई और बदमाशी गिरी पर उतर आए हैं। जिस प्रकार से इन्होंने ही हमको साजिशन षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम कर रहे हैं, खुद ही शराब भेजने का काम कर रहे हैं, खुद ही पीछे से पुलिस के द्वारा पकड़वाने का प्रयास कर रहे हैं और ये काम करके। उधर कोरोना महामारी देश भर में तेजी से पांव पसार रही है, जिसके बाद समूचा हेल्थ चरमरा गया है और यहां दूर दराज के गांव देहात हो या फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हालात कमोबेश हो गए हैं और ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत, अस्पताल में बेड की कमी के चलते परिजन अपने मरीजों के साथ दूर दूर भटकने को मजबूर है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा। और ये तस्वीरें दिल्ली में मौजूद जीटीबी हॉस्पिटल की है और इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि हालात किस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं और अगर जल्द ही इस जानलेवा महामारी पर काबू नहीं पाया गया तो यकीनन इसकी जद में आम से लेकर खास सभी आ जाएंगे। और ऐसे में ANB न्यूज़ भी देशवासियों से यही अपील करता है कि आप अपना और अपने परिवार का घर पर रहकर ख्याल रखें और बिना किसी जरूरी काम के बाहर निकलने की भूल ना करें। अपने नाना का कोविड का इलाज कराने आया हूँ, बट यहाँ पे हमें अंदर जाने नहीं दे रहे इमरजेंसी में भी। क्यों नहीं जाने दीजिए आपको? ये तो पता नहीं, वहाँ पे वॉचमैन हमें कह रहे हैं कि अंदर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अब इमरजेंसी में डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम क्या कहाँ जाएंगे बताइए? उनको ऑक्सीजन लेवल 60 अराउंड हो गया, अब हम क्या करें, कहाँ जाएँ आप बताओ ना। देखा जा रहा है एम्बुलेंस रोकी हुई है यहाँ पे हॉस्पिटल में। यहाँ पे भैया क्या है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। कह रहे हैं इमरजेंसी में डॉक्टर ही नहीं है, तो डॉक्टर कहाँ है आप बताइए मुझे। किस लिए आए आप? मेरे हस्बैंड एडमिट है इधर हॉस्पिटल में परसों से और उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उनको इधर ही एडमिट किया हुआ है। क्या करंट सिचुएशन है? अभी थोड़ा से नॉर्मल है, ठीक है। जिस दिन लाई थी उस दिन बहुत ज़्यादा सीरियस थे और अब थोड़ा खा पी भी रहे और ऑक्सीजन मिल रही है। रात से नहीं मिली मगर अभी मैंने देखा तो अभी तो लगी हुई है फिलहाल। मैम ऑक्सीजन की भी दिक्कत आ रही है, केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ ऑक्सीजन की दिक्कत है मगर किसी पेशेंट पे ऑक्सीजन है, किसी पे नहीं है। दिक्कत तो है ऑक्सीजन की, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत मर भी रहे हैं और मैंने देखा नहीं ठीक हो गए कोई गया है मगर बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। मेरे एक पेशेंट एडमिट हैं और मेरे साथ 2 और बुजुर्ग हैं जिनको कि अर्जेंट उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। 70 लेवल है उनका ऑक्सीजन का और बेड अवेलेबल नहीं है पूरी दिल्ली में। हम लोग सर्च कर चुके हैं और इस हॉस्पिटल से मुझे उम्मीद है, इन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी, तो गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल बेड्स को बढ़ाया जाए किसी भी तरह से और लोगों को बचाया जाए इस समय। बहुत बुरी हो रही है, कोविड केसेस भी बढ़ रहे हैं, बेड नहीं है। ये सिचुएशन हम लोगों को मिलके हैंडल करनी है, पर हमें बचाना है पहले लोगों को, रादर देन हम लोग ऑक्सीजन के लिए फाइट कर रहे हैं, इंजेक्शंस के लिए फाइट कर रहे हैं, जो कि हमें पता था कि कोविड के लिए चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्यों नहीं प्रोडक्शन बढ़ाया? क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन क्यों नहीं। उधर बिहार सरकार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और ऐसे में कोरोना मरीजों को सुविधा देने के लिए सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। और इसी क्रम में शुक्रवार को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने पटना स्थित IGIMS में कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है और अब इस अस्पताल में इलाज कराने वाले कोरोना मरीजों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा है कि मुख्यमंत्री जी अधूरी जानकारी मत परोसिए, यह भी बताइए कि मात्र 100 बेड यानी केवल 100 मरीजों के लिए ही
यह कथित सुविधा उपलब्ध है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर संभव है तो संपूर्ण जानकारी के साथ लिखित आदेश की कॉपी भी सार्वजनिक की जाए, ताकि लोगों को सूचना ग्रहण करने में किसी प्रकार की कोई भी असुविधा न हो। उधर यूपी के कानपुर में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं और यहां खुद और परिजनों के इलाज के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं और सुबह से ही ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए लाइनों में खड़े नजर आए। ऐसे में इसके बावजूद निराश होकर उन्हें लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि लगातार परिजन दर बेदर घूम रहे हैं और यहाँ ऑक्सीजन वितरण कंपनी का साफ तौर पर कहना है कि वो सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों को ऑक्सीजन देंगे। और इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि इलाज के लिए अस्पताल जाने पर डॉक्टर घर से सिलेंडर लाने की बात कर रहे हैं और लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और यहाँ हालात इस कदर बेकाबू हैं कि जहां कोरोना होने पर उन्हें आइसोलेट रहना है, तो वहीं दूसरी ओर अब सांस लेने में ऑक्सीजन खरीदने को लेकर बाहर निकलना पड़ रहा है। पेशेंट अस्पताल मिल रहा है ना, अस्पताल में इलाज हो रहा है मेरे पेशेंट के, तो कुछ नहीं इलाज, 3-3 4-4 पेशेंट भर्ती हैं, कोई इलाज नहीं, किसी तरह डॉक्टर नहीं है। वहाँ कवरेज करिए भैया कि अस्पतालों में इंजेक्शन और सिलेंडर मिले। कुछ नहीं मिल अस्पताल वाले कह रहे अपना सिलेंडर लेके हो तो कर देंगे इलाज, सिलेंडर भी दे रहे हैं, कोई इलाज नहीं है। आदमी का जीवन नहीं है, समझ लो, मजाक बना के रख दिया अस्पताल वालों ने। कहीं कोई जाओ, कहीं कुछ नहीं। सर क्या करे, जहाँ जा कोई हाथ लगाने की तैयारी नहीं है। खड़ी हो जाए ना, शहर के शहर अभी सही हो जाए। जी हाँ, सरकार निकम्मी, हम लोग को क्या करा जाए भाई, हम लोग परेशान है, पब्लिक एकदम पागल हो पड़ी है, कहीं कोई मिल नहीं कोई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।